नमस्ते दोस्तों। और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वीके स्टोरी नॉवल पर, जहां कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। अगर आप रोमांचक कहानियां, यादगार कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारी खास स्टोरी सर्वोच्च युद्ध देवता, ये कहानी है हमारे अभिनव सिंघानिया की, जिसकी यात्रा अब शुरू हो गई है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। अध्याय 3 ड्रैगन युद्ध के 9 रहस्य। मरना। अभिनव के मन में क्रोध की एक भयंकर गर्जना फूट पड़ी। अचानक अभिनव को तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। ये दर्द उसकी आत्मा की गहराई से उभरा, जिससे अभिनव का शरीर कांप उठा। नहीं, असंभव, तुम इस दुनिया के नहीं हो, बस थोड़ा सा और मैं तैयार नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। कर्कश आवाज अचानक बदल गई, मानो उसे किसी भयानक चीज का सामना करना पड़ा हो। उस गर्जना के बाद आवाज पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। क्या चल रहा है? तेज दर्द कम होने के बाद अभिनव को होश आ गया। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तभी अचानक एक विशाल और जटिल अज्ञात स्मृति उसके मन में उमड़ पड़ी और उसकी अपनी बन गई। यह 2 जन्म जी चुके होने के बावजूद अभिनव इस स्मृति से स्तब्ध रह गया। यह परिचित स्मृति 10,000 साल पहले क्लाउड महाद्वीप के 7 महान मार्शल सम्राटों में से एक पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की थी। क्लाउड कॉन्टिनेंट इस दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द है। 10,000 साल पहले के 7 महान मार्शल सम्राट ऐसे व्यक्तित्व थे जो क्लाउड महाद्वीप के शिखर पर विराजमान थे, देवताओं के समान, अत्यंत शक्तिशाली, सभी जीवित प्राणियों को नीचे देखते हुए, उंगली के एक इशारे से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर देने वाले, तारों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने वाले और सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाले थे। उस समय पुनर्जन्म प्राप्त मार्शल सम्राट को 7 महान मार्शल सम्राटों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि उन्होंने आत्मा के प्रवेश के माध्यम से एक बार पुनर्जन्म लिया था और 2 जीवन जी चुके थे। अपने पहले जीवन में मार्शल आर्ट के शिखर को प्राप्त करने के अलावा वह एक शक्तिशाली कीमियागर भी थे। अपने दूसरे जीवन में वह एक शक्तिशाली कलाकृति शोधक था और उसने शिलालेख तकनीकों में भी चरम स्तर की महारत हासिल कर ली थी। अविश्वसनीय। अभिनव ने गहरी सांस ली। ये पुनर्जन्मित मार्शल सम्राट 3 जन्मों की पुनर्जन्म कला पर निर्भर रहते हुए केवल 2 जन्मों में ही रसायन शास्त्र, कलाकृति शोधन और शिलालेख तकनीकों में चरम स्तर तक महारत हासिल कर चुका है। गहन मार्शल शक्ति के साथ वास्तव में एक सर्वगुण संपन्न है। पता चला कि इस बार वह अभिनव की आत्मा को कुचलने, अभिनव के शरीर पर कब्जा करने और अपनी साधना के तीसरे मार्ग को शुरू करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि मेरे प्रकट होने से उसकी सारी योजना धराशायी हो गई। जिस क्षण उसने अभिनव की आत्मा को कुचल दिया, उसी क्षण मैं पृथ्वी से पुनर्जन्म लेकर आया और सबसे पहले अभिनव सिंघनिया के शरीर पर नियंत्रण कर लिया। उसने मेरी आत्मा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन किसे पता था कि मेरी आत्मा इस दुनिया की नहीं है। हालांकि उसकी आत्मा शक्ति में अतुलनीय थी, फिर भी मेरी आत्मा से टकराने पर कुछ नियमों के कारण उसकी आत्मा राख में तब्दील हो गई। पता चला कि वह कई वर्षों से अभिनव के शरीर में छिपा हुआ था, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अभिनव का कमजोर शरीर भी उसी का कारण था। उसे डर था कि अभिनव के मजबूत होने से उसकी आत्मा पर कब्जा करने की शक्ति प्रभावित होगी। इस बार अभिनव बुरी तरह घायल था, मौत के कगार पर था, जिससे उसे एक मौका मिला, लेकिन आखिरी क्षण में मेरे प्रकट होने से उसके सारे प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ हो गए। भाग्य, यही तो भाग्य है। हे पुनर्जन्मित मार्शल सम्राट, आप क्लाउड महाद्वीप में एक ईश्वर समान अस्तित्व थे। यदि आप 3 जन्मों का पुनर्जन्म पूरा कर लेते हैं, तो 3 जन्मों का पुनर्जन्म कला परिपूर्ण हो जाएगी। तब तक भले ही उस समय क्लाउड महाद्वीप के अन्य 6 मार्शल सम्राट एकजुट हो जाएं, वे भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्यवश अंतिम क्षण में मेरी वजह से, जो कि दूसरी दुनिया की एक आत्मा है, आप अंतिम बाधा को पार करने में असफल रहे। बल्कि आपने मुझे पूर्ण बनाया। आपके 2 जन्मों की सभी यादें, जिनमें रसायन शास्त्र, कलाकृतियों को परिष्कृत करने और शिलालेख तकनीकों के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि शामिल है, अब मेरी स्मृति का हिस्सा बन गई हैं। मुझे आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपने मेरी सबसे कठिन परिस्थिति में मेरी मदद की। हा 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 हा। अभिनव हंस पड़ी। वह शुरू में इस कमजोर शरीर के साथ साधना शुरू करने को लेकर चिंतित था, लेकिन पुनर्जन्म मार्शल सम्राट ने उसे एक महान उपहार भेजा था। हम पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की स्मृतियों में कई साधना विधियां हैं। उनकी 3 जन्मों की पुनर्जन्म कला के अलावा सर्वोच्च स्तर की साधना विधि 9 ड्रैगन युद्ध सम्राट कला है, जिसे उन्होंने 2 जन्मों के उतार चढ़ाव के बाद बनाया था। यह एक शक्तिशाली शरीर सुधार साधना विधि है जो आंतरिक और बाहरी दोनों पहलुओं को विकसित करती है। 9 ड्रैगन युद्ध सम्राट के शरीर का विकास करती है, जिससे व्यक्ति युद्ध में अजय और अद्वितीय बन जाता है। एक गहरी सांस लेते हुए अभिनव ने अपना मन बना लिया। 9 ड्रैगन युद्ध संप्रभु कला का अभ्यास करें। मेरा शरीर इस समय इतना कमजोर है कि मैं सीधे 9 ड्रैगन युद्ध संप्रभु कला का अभ्यास नहीं कर सकता। मैं मां से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने में मदद लूंगा ताकि मैं औषधीय स्नान के लिए औषधीय द्रव तैयार कर सकूं। पुनर्जन्म प्राप्त मार्शल सम्राट अपने पहले जीवन में एक शाही श्रेणी का कीमियागर था। इसलिए औषधीय स्नान के लिए औषधीय तरल तैयार करना अभिनव के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आम लोगों की नज़र में क्लाउड महाद्वीप के कीमियागरों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें 9 सबसे निचली और एक सबसे ऊंची श्रेणी है।
क्लाउड कॉन्टिनेंट के शिखर पर खड़े कुछ महान व्यक्तित्व ही इस बात को जानते थे। प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्रियों से ऊपर अर्धशाही श्रेणी के रसायन शास्त्री और शाही श्रेणी के रसायन शास्त्री भी थे। पुनर्जन्म प्राप्त मार्शल सम्राट कभी क्लाउड महाद्वीप में एकमात्र शाही श्रेणी का कीमियागर था। माँ, मुझे इन औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत है। अभिनव ने अपने हाथ में मौजूद कागज मधु को सौंप दिया। बेटा, ये सभी जड़ी बूटियां शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं। मैंने पहले भी ग्रैंड एल्डर से तुम्हारे लिए कुछ तैयार करवाए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। मधु ने नुस्खे को देखा, हालांकि वह रसायन शास्त्र को नहीं समझती थी, फिर भी उसने जड़ी बूटियों को पहचान लिया। मिश्रा परिवार के ग्रैंड एल्डर वीरेंद्र 9वीं श्रेणी के रसायनज्ञ थे और मिश्रा परिवार में एकमात्र रसायनज्ञ थे जिनका पद बहुत ऊंचा था। माँ, मैं अब भी कोशिश करना चाहता हूँ। उस युवक का चेहरा हठी और दृढ़ निश्चयी था। ठीक है, माँ तुम्हारे लिए खरीद लाएंगी। मधु ने स्नेहपूर्वक सिर हिलाया। उनकी राय में, जब तक उनका बेटा खुश है, इन जड़ी बूटियों के बर्बाद होने से क्या फर्क पड़ता है। ये तो बस बाहरी वस्तुएं थीं। अभिनव, क्या तुम्हें माँ से यह कहने की जरूरत है कि वह बड़े बुजुर्ग से इन्हें तैयार करने में मदद करने के लिए कहें। आधे घंटे बाद मधु वापस लौटी और अपने साथ वे औषधीय जड़ी बूटियां लाई जिनकी अभिनव को आवश्यकता थी। माँ, कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे दे दो। जड़ी बूटियां लेने के बाद युवक अपने कमरे में लौट आया। क्या अभिनव खुद उन जड़ी बूटियों को तैयार करना चाहता है? कोई बात नहीं, जब तक वह खुश है। वे जड़ी बूटियां जहरीली नहीं हैं, उसे खेलने दो। मधु का दिल हिल उठा। अभिनव ने मधु से जिन औषधीय जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए कहा था, वे कुल 7 प्रकार की थीं, जो सभी अपेक्षाकृत आम थीं, और इनका उपयोग 7 रत्नों से बना शरीर को मजबूत करने वाला तरल तैयार करने के लिए किया जाना था। ये औषधीय तरल पदार्थ शरीर को मजबूत बना सकता है और बॉडी टेम्परिंग रियल्म के मार्शल आर्टिस्टों की साधना की गति को बढ़ा सकता है। 7 ट्रेजर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड का नुस्खा क्लाउड कॉन्टिनेंट में बहुत पहले खो गया था और पुनर्जन्म प्राप्त मार्शल सम्राट ने अपने दूसरे जीवन के दौरान एक प्राचीन खंडहर में इसे पाया था। उसने मूल रूप से इसे अपने तीसरे जीवन में उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन अब यह अभिनव के लिए शादी का जोड़ा बन गया था। औषधीय तरल तैयार करना गोलियां बनाने से अलग है। गोलियों को परिष्कृत करने का काम केवल वे कीमियागर कर सकते थे जिन्होंने गोली बनाने की अग्नि को संघनित किया हो और एक निश्चित स्तर तक पहुंच गए हों। औषधीय तरल तैयार करना, जब तक किसी के पास नुस्खा हो और जड़ी बूटियों के अनुपात और तैयारी के क्रम का ज्ञान हो, कोई भी इसे तैयार कर सकता है। पहली बार जब अभिनव ने 7 रत्नों से युक्त शरीर को मजबूत करने वाला तरल तैयार किया, तो उसने अनाड़ीपन से 1 घंटा बिताया और अंततः पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की स्मृति के अनुसार इसे तैयार किया। इसके बाद उसने अपनी मां की नौकरानी से एक बाथटब और गर्म पानी तैयार करने को कहा। अभिनव ने 7 रत्नों से युक्त शरीर को मजबूत करने वाला तरल पदार्थ डाला, उसे अच्छी तरह से मिलाया, फिर अपने कपड़े उतार दिए और पानी में कूद गया। बाथटब में पालथी मारकर बैठे हुए अभिनव को अपने पूरे शरीर में झुनझुनी सी सनसनी फैलती हुई स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। वह जानता था कि यह 7 रत्नों के शरीर को मजबूत करने वाले औषधीय तरल पदार्थ का उसके शरीर में समाहित होना और उसके शरीर को बदलना था। अपनी आंखें बंद करके अभिनव ने 9 ड्रैगन युद्ध संप्रभु कला का अभ्यास शुरू किया। 9 ड्रैगन युद्ध संप्रभु कला को आगे 9 युद्ध संप्रभु रूपांतरण में विभाजित किया गया है। इसे चरम सीमा तक विकसित करने से व्यक्ति 9 ड्रैगनों की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, मार्शल सम्राट का स्तर प्राप्त कर सकता है और अपार दिव्य शक्ति का स्वामी बन सकता है। वर्तमान में अभिनव स्पिरिट सर्पेंट ट्रांसफॉर्मेशन नामक प्रथम रूपांतरण का अभ्यास कर रहा था। अभिनव की लालची तल्लीनता के कारण औषधीय स्नान के टब में मौजूद औषधीय तरल जल्दी ही खत्म हो गया। इस समय स्पिरिट सर्पेंट ट्रांसफॉर्मेशन की साधना भी सही राह पर चल पड़ी। मार्शल आर्ट में प्रवेश करने के लिए मुख्य रूप से शरीर को मजबूत बनाना, ची और रक्त को मजबूत करना और शारीरिक शरीर को रूपांतरित करना शामिल है। 3 दिन बाद औषधीय तरल के तीसरे टब को अवशोषित करने के बाद अभिनव अंततः शरीर को मजबूत करने के क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर गया। वूश, बाथटब से बाहर निकलकर पूरे आकार के दर्पण के सामने आकर अभिनव ने अपने मजबूत शरीर को देखकर मुस्कुराया, जो 3 दिन पहले की तुलना में बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा लग रहा था। फिर उसने अपने शरीर को फैलाना शुरू किया और पाया कि उसके शरीर की लचीलापन क्षमता आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। अब वह कई अविश्वसनीय करतब आसानी से कर सकता था। उसका शरीर किसी आध्यात्मिक सर्प की तरह फुर्तीला था। यह आध्यात्मिक सर्प रूपांतरण की विशेषता थी, जो शरीर को आध्यात्मिक सर्प के समान लचीला बना देती थी। ये 9 ड्रैगन युद्ध संप्रभु कला सचमुच अपने नाम के अनुरूप है, जिसे पुनर्जन्म प्राप्त मार्शल सम्राट ने 2 जन्मों के बाद बनाया था। यह शायद 3 जन्मों की पुनर्जन्म कला से कम नहीं है। एक साधारण प्रथम स्तरीय बॉडी टेम्परिंग रियल मार्शल आर्टिस्ट को केवल लगभग 20 केटी की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन मुझे अब 30 केटी से अधिक शक्ति प्राप्त हो चुकी है, और मेरी शक्ति सीधे द्वितीय स्तरीय बॉडी टेम्परिंग रियल मार्शल आर्टिस्ट के बराबर पहुंच गई है। अगर अब मेरा सामना रवि से हो, जो द्वितीय स्तर का बॉडी टेम्परिंग रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट है, तो भले ही मेरी ताकत उससे कम हो, लेकिन पिछले जन्म में मैंने जो शिंगई क्वान का अभ्यास किया था और मेरे एकल लड़ाई कौशल से मैं उसे आसानी से हरा सकता हूं। अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दुर्भाग्यवश स्पिरिट सर्पेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत स्पिरिट सर्पेंट मूवमेंट टेक्निक नामक मार्शल स्किल का उपयोग केवल बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 7वें स्तर या उससे ऊपर पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है। अन्यथा स्पिरिट सर्पेंट मूवमेंट टेक्निक की चपलता और शिंगई क्वान के संयोजन से तीसरे स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट के विरुद्ध भी मेरे जीतने की पूरी संभावना रहती। अध्याय 4, पहाड़ की तरह ढहती मुट्ठी। 3 दिन बाद, बेटा, तुम
मधु ने अविश्वास भरी निगाहों से अभिनव की ओर देखा। कुछ क्षण बाद वह कांप उठी और उसने अपने पतले जैड जैसे हाथों को आगे बढ़ाया और धीरे से अभिनव की बाहों को सहलाया। कोर फॉर्मेशन दायरे की मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वह एक नज़र में अभिनव के वर्तमान साधना स्तर को पहचान सकती थी। शरीर को मजबूत बनाने का प्रथम स्तर। उसके बेटे ने आखिरकार अपना शारीरिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और वह एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। पिछले कुछ वर्षों में अभिनव को अपने शरीर को मजबूत करने का कार्य पूरा करने में असमर्थ और कमजोर होते हुए देखकर वह अपने दिल में चिंता के साथ देखती रही। माँ, आप क्यों रो रही हैं? अभिनव ने मधु के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। माँ ठीक है, माँ बहुत खुश हैं, माँ खुश हैं। मधु ने अपने चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछे और मुस्कुराए। जिस चिंता ने उसे वर्षों से सता रखा था वह आखिरकार दूर हो गई। जल्द ही उसे एक और बात का एहसास हुआ। उसके बेटे में ये बदलाव इन्हीं 3 दिनों के भीतर आया था। महज 3 दिनों में इतना बड़ा बदलाव आ गया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इस क्षण उसे 3 दिन पहले अभिनव द्वारा उसे औषधीय सामग्री खरीदने के लिए कहने की बात याद आई और उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके दिल में एक विचार उमड़ आया। क्या ऐसा हो सकता है? बेटा, क्या तुम्हारे शरीर में जो बदलाव आया है वह उन औषधीय सामग्रियों की वजह से है जो तुमने पिछली बार मुझसे खरीदने के लिए कही थी? मधु ने अपने मन में उठ रहे संदेह को व्यक्त किया। हाँ माँ। अभिनव ने सिर हिलाया। क्या तुमने दवा खुद बनाई थी? मधु ने उत्सुकता से पूछा। अभिनव ने फिर से सिर हिलाया। बेटा, तुमने किस तरह की दवा बनाई और तुमने दवा बनाना कब सीखा? मधु ने गहरी सांस ली। अभिनव के दिल में हल्की हलचल हुई। पुनर्जन्मित मार्शल सम्राट का मामला अत्यंत आश्चर्यजनक था। इसके अलावा यह उनके अतीत से संबंधित था जिसे समझाना उनके लिए मुश्किल था। माँ, पिछली बार रवि द्वारा बुरी तरह घायल किए जाने और बेहोश हो जाने के बाद मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने सपने में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने मुझे एक औषधीय तरल का नुस्खा बताया। उसने लापरवाही से बहाना बना दिया। ये कहते हुए अभिनव ने 7 रत्नों से युक्त शरीर को मजबूत करने वाले तरल के बारे में बात की, जिसमें इसके विशिष्ट प्रभावों का भी उल्लेख किया गया। शरीर को मजबूत बनाने वाले मार्शल आर्टिस्टों की साधना की गति में सुधार कैसे करें? मधु का दिल कांप उठा। उसने कभी किसी ऐसे औषधीय तरल पदार्थ के बारे में नहीं सुना था जो शरीर को मजबूत करने के स्तर की साधना की गति को बढ़ा सके और आवश्यक औषधीय सामग्रियां इतनी आम थीं। वह समझ गई थी कि यह औषधीय फॉर्मूला असाधारण था। जहां तक उसे पता था, ऐसी औषधीय गोलियां थीं जो शरीर को मजबूत बनाने के स्तर की साधना की गति को बढ़ा सकती थी, लेकिन ऐसी औषधीय गोलियां केवल एक निश्चित श्रेणी के रसायनज्ञों द्वारा ही बनाई जा सकती थी और आवश्यक औषधीय सामग्रियां बेहद महंगी थीं, जिससे वे आम लोगों के लिए वहनीय नहीं थीं। बेटा, तुम्हें इस औषधीय फॉर्मूले के बारे में कभी किसी और को नहीं बताना चाहिए। औषधीय फॉर्मूले के महत्व को समझते हुए मधु का पहला विचार अपने बेटे की रक्षा करना था और उसने गंभीर भाव से उसे सख्ती से चेतावनी दी। माँ, मुझे पता है, मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगी। अभिनव मुस्कुराए। पिछले जन्म में अनाथ होने के कारण उन्होंने इस जीवन में मातृ प्रेम का भरपूर आनंद लिया। अच्छे बच्चे। मधु भी मुस्कुराए। उसकी मुस्कान इतनी उज्ज्वल और मनमोहक थी कि फूलों को भी शर्मिंदा कर देती थी और चंद्रमा को भी फीका कर देती थी। बेटा, अब आप शरीर को मजबूत बनाने के प्रथम स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। आप परिवार के मार्शल स्किल पवेलियन में जाकर एक मार्शल स्किल चुन सकते हैं। ठीक है माँ, मैं जाकर देख लेता हूँ। हालांकि पुनर्जन्मित मार्शल सम्राट की स्मृतियों में मार्शल कौशल की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दिखावे के लिए वहां जाकर देखने की योजना बनाई। मार्शल कौशल मंडप वह स्थान था जहां मिश्रा परिवार मार्शल कौशल का भंडार रखता था और यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसकी आमतौर पर एक वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से रक्षा की जाती थी। 5वें बुजुर्ग। अभिनव के मार्शल स्किल पवेलियन पहुंचने के बाद उन्होंने प्रवेश द्वार पर मौजूद एल्डर को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। अभिनव। 5वें एल्डर शिवदत्त अभिनव को देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। आप शरीर को मजबूत बनाने के प्रथम स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। जब उसने अभिनव में आए बदलाव को देखा तो वह अनजाने में ही हैरानी से भर आया। अभिनव मुस्कुराए और सिर हिलाया। अब तुम्हारी माँ आखिरकार निश्चिंत हो सकती है। हम अंदर जाओ, जो भी मार्शल स्किल तुम्हें पसंद हो चुन लो। शिवदत्त मुस्कुराए। उनके और 9वें एल्डर मधु के बीच अच्छे संबंध थे। एक आवाज के साथ जवाब देते हुए अभिनव मार्शल स्किल पवेलियन में चले गए। क्या अभिनव ने शरीर को मजबूत बनाने के प्रथम स्तर में प्रवेश कर लिया है? मार्शल स्किल पवेलियन में अभी अभी पहुंचे कुछ युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके लिए अभिनव का बॉडी टेम्परिंग दायरे के प्रथम स्तर में प्रवेश करना उतना ही आश्चर्यजनक था जितना कि एक सुअ का पेड़ पर चढ़ना या एक गाय का उड़ना। अभिनव के मार्शल स्किल पवेलियन में प्रवेश करने के बाद उसने अंदर मौजूद मार्शल स्किल्स को देखना शुरू किया। उसने पाया कि मिश्रा परिवार के मार्शल स्किल पवेलियन में मौजूद सभी मार्शल स्किल्स बहुत ही साधारण थीं। उनकी राय में ये पीले रंग की निम्न स्तरीय और पीले रंग की मध्य स्तरीय मार्शल स्किल्स न केवल उनके पिछले जीवन में विकसित की गई फॉर्म इंटेंशन फिस्ट से अतुलनीय थी, बल्कि सैन्य युद्ध तकनीकों से भी हीन थी। इस दुनिया में लोगों के शरीर बलवान हैं और उनकी मूल ऊर्जा मेरे पिछले जीवन की आंतरिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन मार्शल स्किल्स सचमुच असहनीय हैं। मुझे इन मार्शल स्किल्स पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म इंटेंशन फिस्ट होना ही काफी है। अभिनव की फॉर्म इंटेंशन फिस्ट ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई थी, जो उनके पिछले जीवन के गुरु से भी आगे निकल गई थी, जिससे ये साबित हो गया कि शिष्य गुरु से बेहतर है। ये सोचते हुए वह मार्शल स्किल पवेलियन से निकल गया। क्या कुछ उपयुक्त नहीं मिला? 5वें एल्डर शिवदत्त ने अभिनव को खाली हाथ बाहर आते देखा और आश्चर्यचकित रह गए।
ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। अभिनव ने सिर हिलाया। हम्फ। अचानक अभिनव के कानों में एक उपहास भरी आवाज सुनाई दी। लगता है अभिनव, तुम हमारे मिश्रा परिवार के मार्शल स्किल पवेलियन के मार्शल स्किल्स को कमतर समझते हो। मुझे बहुत जिज्ञासा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कौन सा मार्शल स्किल गुप्त रूप से सिखाया है जिससे तुम इतने घमंडी हो गए हो? अभिनव, मैंने सुना है कि तुमने बॉडी टेम्परिंग रियल्म के प्रथम स्तर में प्रवेश कर लिया है। क्या मैं तुमसे कुछ टिप्स मांग सकता हूँ? आवाज व्यंग्य से भरी हुई थी। अभिनव ने ऊपर देखा, तभी उसे एहसास हुआ। उसे इस बात का पता नहीं था कि रवि भी मार्शल स्किल पवेलियन में आ चुका था। उसके गालों पर अभी भी चोट के निशान थे और वह उसे उत्तेजक नजरों से देख रहा था। ओह, मुझे लगा कोई और है, पता चला कि तुम हो। छी छी, क्या तुम्हारे चेहरे पर अभी भी दर्द हो रहा है? रवि की उकसाहट का सामना करते हुए अभिनव क्रोधित नहीं हुए, बल्कि वे हंस पड़े। अभिनव, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। 5वें एल्डर को साक्षी मानकर क्या तुम इसे स्वीकार करने का साहस करते हो? रवि ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा। 3 दिन पहले की घटनाएं निस्संदेह उनके लिए बहुत बड़ी अपमानजनक थीं। इन 3 दिनों तक उसकी एकमात्र इच्छा बदला लेने की ही थी। आज उसे पता चला कि अभिनव ने बॉडी टेम्परिंग दायरे के प्रथम स्तर में प्रवेश कर लिया है, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच गया। उनके विचार में अभिनव अब एक मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए यदि औपचारिक स्पैरिंग मैच में उन्हें गंभीर चोट लग जाती तो पारिवारिक नियमों के अनुसार भले ही अभिनव की मां क्रोधित होती, उन्हें अपना क्रोध दबाना पड़ता। बेशक मूल बात यह थी कि अभिनव ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी। मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? रवि की उकसाहट का सामना करते हुए अभिनव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और हल्की सी मुस्कान दी। अभिनव, जल्दबाजी मत करो। 5वें एल्डर शिवदत्त ने भौहें चढ़ाईं। उनके विचार में अभिनव केवल बॉडी टेम्परिंग दायरे के प्रथम स्तर पर था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने किसी भी मार्शल स्किल का अभ्यास भी नहीं किया था, तो वह रवि का मुकाबला कैसे कर सकता था जो बॉडी टेम्परिंग दायरे के द्वितीय स्तर पर था। शाबाश अभिनव, तुम में हिम्मत है। रवि ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मानो उसकी योजना सफल हो गई हो। 5वें एल्डर, कृपया हमारे स्पैरिंग मैच के साक्षी बने ताकि 9वें एल्डर बाद में मेरे लिए कोई परेशानी न खड़ी करें। फिर रवि ने थोड़ी श्रद्धा के साथ शिवदत्त की ओर देखा। जी हाँ, 5वें एल्डर, कृपया साक्षी बने। मैं नहीं चाहता कि 7वें एल्डर मुझे परेशान करें। अभिनव ने कमजोरी नहीं दिखाई। अगर पहले की बात होती तो शायद वह रवि से थोड़ा सावधान रहता, जो शरीर को मजबूत करने के द्वितीय स्तर पर था। लेकिन मार्शल स्किल पवेलियन के अंदर असहनीय मार्शल स्किल्स देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने ली शिन को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। ये बच्चा बहुत जल्दबाज है। छोड़ो, एक सबक शायद उसके लिए अच्छा साबित हो। शिवदत्त ने भौहें चढ़ाईं, अभिनव की ओर देखा, खड़ी हुई और मार्शल स्किल पवेलियन से बाहर चली गई। मार्शल स्किल पवेलियन के पास से गुजर रहे मिश्रा परिवार के सभी शिष्यों के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। देखने लायक एक शानदार शो था। मार्शल स्किल पवेलियन के बाहर खुले मैदान में अभिनव और रवि एक दूसरे के सामने खड़े थे। शिवदत्त गवाह के तौर पर एक तरफ खड़ी थी। अभिनव, तुमने पिछली बार मुझे जो अपमानित किया था, मैं आज उसका 10 गुना तुम्हें लौटाऊंगा। रवि के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी, मानो अभिनव पहले से ही उसके चंगुल में फंसी मछली हो। फिर हम देखेंगे कि आप में वह क्षमता है या नहीं। अभिनव मुस्कुराए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। रवि क्रोधित हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। उसने अपने पैरों को जमीन पर पटका और उसका पूरा शरीर एक भयंकर बाघ की तरह पहाड़ से नीचे उतरते हुए तेजी से बाहर निकला। भयंकर बाघ मुट्ठी। उसकी मुट्ठियां बाहर की ओर घूमी, जिससे एक हल्की हवा उत्पन्न हुई, जो सीधे अभिनव की ओर बढ़ी। ये पीले रंग की मध्य स्तरीय मार्शल स्किल फियर्स टाइगर फिस्ट है। रवि वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। उसकी फियर्स टाइगर फिस्ट स्पष्ट रूप से लघु उपलब्धि स्तर तक पहुंच चुकी है। अभिनव ने अभी अभी शरीर को मजबूत बनाने के प्रथम स्तर में प्रवेश किया है। शायद उसे मार्शल स्किल्स का अभ्यास करने का समय भी नहीं मिला है, फिर भी वह रवि की चुनौती स्वीकार करने का साहस करता है। वह सचमुच मौत से नहीं डरता। आज 5वें एल्डर की उपस्थिति में भले ही अभिनव पिछली बार की तरह फिर से गंभीर रूप से घायल हो जाए, जब तक वह अपनी जान नहीं गंवाता, 9वें एल्डर, चाहे वह कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, रवि के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। आसपास के मिश्रा परिवार के शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से कोई भी अभिनव का पक्ष नहीं ले रहा था। आखिरकार बॉडी टेम्परिंग रियल्म के प्रथम स्तर और बॉडी टेम्परिंग रियल्म के द्वितीय स्तर के बीच का अंतर बहुत अधिक था। फियर्स टाइगर फिस्ट, मुझे लगता है ये सिक कैट फिस्ट जैसा ज्यादा है। अभिनव के होंठों में हल्की सी हलचल हुई, जिससे तिरस्कारपूर्ण मुस्कान का एक संकेत मिला। उनकी नज़र में रवि द्वारा वर्तमान में प्रदर्शित मार्शल स्किल खामियों से भरी हुई थी और उनके पास इसे तोड़ने के सैकड़ों तरीके थे। अंततः उसने इसे तोड़ने का सबसे सीधा तरीका ही चुना। धड़ाम। सबकी निगाहों के सामने अभिनव भी तेजी से बाहर निकली और उसका सामना सीधे तौर पर किया। जैसे ही रवि की मुट्ठियां उस पर वार करने वाली थी, उसका ऊपरी शरीर आश्चर्यजनक लचीलेपन के साथ पीछे की ओर झुक गया, रवि की मुट्ठियों से बचते हुए, और उसकी आकृति रवि के पीछे चली गई। अब अभिनव ने अपना पैर पटका और उसका शरीर फुर्ती से घूम गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली, उसका ऊपरी शरीर तेजी से पीछे की ओर झुक गया और उसकी बाहें पीछे की ओर खींच गईं। पल भर में अभिनव का पूरा शरीर अपनी सीमा तक झुके हुए एक शक्तिशाली धनुष में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ, यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी कांपने लगी। हाथ के एक झटके से उसका ऊपरी शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया और उसकी दाहिनी मुट्ठी गति के साथ बाहर निकली, मानो कोई पहाड़ ढह रहा हो।
मुट्ठी ढहाओ। अभिनव ने चतुराई से लीशिन के भयंकर बाघ मुके को चकमा दिया और जैसे ही रवि जड़त्व के कारण आगे की ओर धकेला गया, उसने जोरदार तरीके से रवि के दाहिने कंधे पर एक मुक्का मारा। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। रवि सीधे हवा में उड़ गई और सूअर जैसी चीखने लगी। भले ही रवि की ताकत अभिनव की ताकत से 20 किलो अधिक हो, लेकिन अब ये बेकार थी। बूम! रवि का शरीर जमीन पर जोर से गिरा, जिससे वह एक और चीख निकला। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और दर्द से तड़प रहा था। मौन, वहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। 5वें एल्डर शिवदत्त से लेकर मिश्रा परिवार के प्रत्येक शिष्य तक, सभी के मुंह खुले रह गए थे। वे अविश्वास से इस दृश्य को देख रहे थे। कोलैप्स फिस्ट अभिनव ने अभी अभी प्रदर्शन किया था। उनकी नजरों में तो ये बिल्कुल दिव्य था।